हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 4 दिसंबर, इंडियन नेवी डे। सैल्यूटिंग द लाइफगार्ड्स ऑफ द नेशन हुज करेज इज एज हाई एज द टाइड्स एंड फॉरएवर एज डीप एज द ओशन। इंडियन नेवी डे आज याद रखिएगा। कारगिल वॉर 1999, 70 और इंडिया पाकिस्तान वॉर, दूसरा पाकिस्तान वॉर 65। चलिए, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स मार्शल लॉ, पार्लियामेंट गेट्स इट लिफ्टेड आवर्स लेटर। बहुत कुछ चल रहा है उधर। चलिए, कोई नहीं। पीएलआई पुश फोन्स फार्मा को डोमिनेट न्यू जॉब्स क्रिएशन। चलिए, हम अभी आते हैं ये। एआई विल नॉट रिप्लेस अस, इट विल एम्पलीफाई अस। ऑब्वियसली एज अ टूल हमें यूज करना है उसे। वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा हद तक रिप्लेस भी करने वाला है, पर नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएगी इसके वजह से। पनिशिंग द पार्टी as frequency indicators have been pointing to a manufacturing slowdown, आरबीआई must bring down rates। अब इनका बोलना है कि जैसे हमने बताया कि आरबीआई अभी चालू होने वाला है 4 से 6 दिसंबर तक इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठने वाली है कि ये रेट्स के रिगार्डिंग पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये अभी पूरा सभी बोल रहे हैं कि स्लो डाउन चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है रेट्स कम करने से मनी फ्लो बढ़ेगा, पैसा आएगा मार्केट में, थोड़ा बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। मोटा मोटा तौर पर वही ये चैलेंज इन क्लासरूम। इंस्टीट्यूशन शुड स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी विद इंटीग्रिटी। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी सही है। ये के रिगार्डिंग हमें ये पढ़ना चाहिए। हाई एंड लो, सीबीएसई फ्रेमवर्क फॉर टू टायर स्टडी ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस गार्ड अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ न्यू हायरार्कीज। नहीं, इतना खास नहीं। ट्रम्प्स बादल्स। पंजाब पॉलिटिक्स रेनबो। ICJ begins hearing on climate change case. Why is this significant? इंटरनेशनल ये है ना, कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना। ठीक है, नहीं इतना खास नहीं है। न्यू फेज ऑफ वॉर इन सीरिया, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, हम वो भी देखेंगे ये मैप में। रक्का, देर इज जोर, दमस्कस कैपिटल है सीरिया की बाय द वे। लेबनान तो बाजू का शहर है। हाँ, हमा, इडलिब, अलेप्पो ये तुर्की का है। अलेप्पो और इडलिब, हमा, ये सब ये जो है रेड में सीरिया का है। रक्का है कि ईरान का है। ये कुर्दिश कुर्दिश फोर्सेस, ओके। तो ये मेजरली तो यही है। बाकी तो ये पूरा वॉर वेयर क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। व्हाट यूनाइटेड किंगडम्स असिस्टेड डाइंग बिल सेज, हाउ इट कंपेयर्स टू इंडियन लॉ। क्लाइमेट चेंज, हियरिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाई दिस सिग्निफिकेंट, बस इतना याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस देखेंगे हम लगा तो। चलिए यही देखते, छोटी से स्टार्ट करेंगे अब। अभी केस क्या आया है अभी हम वो देखते हैं। जनरली देखा जाए तो जो बाकू में, अजरबैजान जो कैपिटल है, तो वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई $300 बिलियन जो है वो आने चाहिए डेवलप कंट्री से। अभी तो रिक्वायरमेंट 1.3 ट्रिलियन ईयर हो गई है, पर अभी वो कुछ रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बात है डेवलप कंट्रीज तो थोड़ी देने वाले। अभी केस क्या देखते, द केस रिजल्ट फ्रॉम अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूएनजीए इन मार्च लास्ट ईयर एट द इनिशिएटिव ऑफ वनाशो, a small country in the Pacific Ocean, 2000 kilometers northeast of Australia. Like several other small island states, वनातू क्या कैसे भी नाम छोड़ो कोई नहीं। मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, देखो अभी प्रॉब्लम क्या आता है पता है क्या। जो आइलैंड कंट्रीज है ना, तो उनके लिए बहुत डेंजर वाला थ्रेट है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो इसी तक इनका नाम निशान मिट जाएगा। वनातू मूव्ड, देखो राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि जो पानी का स्तर है वो बढ़ने वाला है आगे जाके, क्योंकि जो आइस है वो पिघलने लग गया। हमारी जो अर्थ है तो ऊपर जो पोल्स के ऊपर जो आइस है ना वो मेल्ट होने लग गई है। इसकी वजह से जो स्तर है वो बढ़ने वाला है। अभी वो उसका जो
रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए जो ये वनातू आइलैंड है और बाकी भी जो कंट्रीज़ है, तो उन्होंने भी एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है आईसीजे के क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इवेंचुअली adopted दैट वाज को स्पॉन्सर्ड बाय 132 कंट्री। द रेजोल्यूशन सिक्स आंसर्स टू टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। एक, what are the obligations of the countries under international laws to protect the climate system? Two, what are the legal consequences of these obligations for countries that have caused harm to this climate system? पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑब्लिगेशन रहते हैं कंट्रीज के अंडर इंटरनेशनल लॉज कि वो प्रोटेक्ट करे क्लाइमेट सिस्टम के लिए। कितना कंपलसरी हो सकता है कंट्रीज के लिए कि वो एक इंटरनेशनल लॉ के अंडर वो प्रोटेक्ट करे क्लाइमेट को। और दूसरा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रह सकते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या रह सकते हैं अगर ये ऑब्लिगेशन जो है कंट्रीज ने, अगर वो कंट्रीज की वजह से हार्म हुआ है क्लाइमेट सिस्टम में। ऑल्दो 1994, although the 1994 UN Framework Convention on Climate Change and the 2015 Paris Agreement are the two international laws that deal exclusively with climate change। देखो, दो मेजर मेजर अगर कन्वेंशन की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल लॉज की बात की जाए, तो 1994 का जो है यूएन का जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी, तो उसमें से जो तीन आउटकम्स आए थे उसमें से एक था यूएनएफ ट्रिपल सी। और दूसरा मेजर जो एक्सक्लूसिवली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है वो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। बाकी भी अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है जो रिलेवेंट है इशू के लिए, पर उसमें कौन कौन आते हैं, तो यूएन कन्वेंशन, यूएन क्लॉस है। यूएन क्लॉस मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, सीज के रिगार्डिंग कि भाई इतना आपका नॉटिकल माइल्स रहेगा आपके इसके ऊपर, मतलब अभी पूरा ओशन तो ओपन ओशन है, तो उसके हिसाब से हमें कितना रखना चाहिए कि हमारे एरिया के अंडर आ जाएगा हर एक कंट्री के हिसाब से। तो 12 नॉटिकल माइल्स, कुछ तो 10 नॉटिकल माइल। मेरे मेरे हिसाब से 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल कितना रहता है मुझे बता देना। सीबीडी, सीसीडी, सीसीडी वो वाला सीसीडी नहीं, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर ICCPR, UNGA resolution has sought the ICJ's opinion on the climate obligation of countries in light of these and other related international laws। अब ये इंटरनेशनल लॉज इतने सारे हैं, तो अभी कोई मान ही नहीं रहा, तो फिर अभी क्या करेंगे, अभी सिग्निफिकेंस क्या है केस का। The two-week hearing at the ICJ would result in an advisory opinion as sought by the UNGA resolution, but it could have far-reaching ramifications. Currently, the UNFCCC defines the climate obligations of the countries based on their share of historical emissions। अभी देखो, हिस्टोरिकल में हमने कितना, अभी कौन से कंट्रीज ने कितना इमिशन किया है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके हिसाब से वो जो शेयर रहेगा उनका, उसके हिसाब से वो रहेगा। अ ग्रुप ऑफ अबाउट 40 रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज विच हैड लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल इमिशंस टिल 1992। 1992 तक सबसे रिच और डेवलप कंट्रीज जो है 40, उनका एक ग्रुप बना दिया है और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा गया है कि भाई आप ही दोषी हो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि आपने खुद को डेवलप करने के लिए फुल क्लाइमेट इसका किया, पूरा क्लाइमेट चेंज पूरा आपकी वजह से हो गया, इसलिए आपका जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप अभी कम करें। तो इनको बोला गया है कि दे आस्क टू रिड्यूस देयर इमिशंस एंड आल्सो द हेल्प द डेवलपिंग नेशंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो उनको बोला गया था कि भाई आप जो है आपके खुद के इमिशंस कम कर दो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दे के हम फाइट करो क्लाइमेट चेंज। Over the years, the rich and developed countries have not just managed to largely ignore these obligations, but also succeeded in transferring a part of their burden to the developing countries। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया वैसे देखा जाए तो, इग्नोर ही किया है ज्यादातर तो। ICJ ruling can potentially show that the obligation of the developed nations stem not just from the UNFCCC embargo, but also from several other international legal frameworks. Defining the legal consequences of climate change can have implications for the demands of small island states also। एट द वेरी लीस्ट देखो, ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जो भी नुकसान करोगे एटलीस्ट उतना कंपनसेशन तो दिया जाए, पर अभी अभी लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसके और कौन देगा कंपनसेशन, वो भी एक प्रॉब्लम है। At the very least, the outcome of this case could become a precedent for the thousands of climate lawsuits that have been filed in recent years seeking accountability from governments and corporations। As of 2023, more than 2,600 lawsuits have been filed worldwide that seek courts to adjudicate matters on climate change and rely on climate arguments to decide issues of public importance। A few of these have already resulted in landmark judgments। For instance, earlier this year, the European Court of Human Rights held that Switzerland had failed to meet its greenhouse gas emission reduction target and thus violated the human rights of its citizens। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने बहुत सारा इमिशन किया। सेवरल कंट्रीज आर आल्सो इनेक्टिंग क्लाइमेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। In April this year, India's Supreme Court expanded the scope of fundamental rights to life and equality to include the right to be free from adverse impacts of climate change। अभी देखो, बस ये मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये बहुत सारे लॉसूट फाइल किए गए कि भाई इन पर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है,
पब्लिक इंपॉर्टेंस को इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है। इवन जो जो मेजर मेजर कंट्रीज है वो तो मतलब उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो जितना चाहिए उतना पोल्यूशन करते रह रहे और बस इग्नोर करते रह रहे कि भाई हम हाँ दे देंगे ऐसे कर रहे। इवन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी दायरा बढ़ा दिया है कि जो लाइफ और लिबर्टी का जो सवाल है, तो उसमें तो मैं एक फ्री एयर मतलब एक क्लीन एयर का भी आपका प्रावधान है कि भाई वो राइट टू लाइफ में ही आता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। इंडिया का सबमिशन रहेगा December 5 मतलब कल। बाकी अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग दिया है, देखते हैं अभी क्या देते हैं कल। ये दोनों में अभी भी कंपटीशन चल रहा है, इक्वल गेम चल रहा है अभी भी, ढाई ढाई आई गेस, ढाई ढाई पॉइंट चल रहे थे ना। अभी कितना, 3-3 हो गया क्या, 6 गेम हो गए ना, कितने हो गए? ऑलमोस्ट 5 घंटे 20 मिनट का गेम हुआ, ये लॉन्गेस्ट था अभी तक का, 7वां गेम था ये। तो आई गेस 3.5 हो गया रहेगा फिर। इक्वल हो गया। एक पहला मैच तो इन्होंने ही जीता, डिंग जी ने, और फिर गुकेश। और ये जो गेम था ना, इसमें पूरा डोमिनेटिंग हो रहा था, गुकेश पूरा डोमिनेट कर रहे थे, पर बहुत सही तरीके से होल्ड किया डिंग। डिंग इज बहुत स्ट्रांग। इनके चेहरे पर मत जाओ, ये बहुत मासूम दिखते हैं, पर इनका गेम प्ले बहुत ही मतलब सॉलिड रहता है, हार्डली कोई उनको वीकनेस मिलता है। बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया ये गेम, मैं देख रहा था, ये काफी अच्छा डिफेंड हो गया। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है चेस में, इसलिए थोड़ा देखते रहता हूँ। चलिए अभी, अभी क्या है? हम्म, एआई। एआई देखते, थोड़ा हाँ जुकाम हो गया है। इंस्टीट्यूशंस ने अभी थोड़ा सा साथ देना चाहिए। अभी की जो टेक्नोलॉजी वो सिखानी चाहिए, देखा जाए तो देखो, अभी आप जो भी सिखा रहे हो, मान लीजिए आप जावा सिखा रहे हो, अभी जावा कितना रिलेवेंट है, अभी तो पूरा पाइथन और ये सब चल रहा है। और अभी जावा सिखाओगे, फिर सी प्लस सिखाओगे, C++, आगे जाके एआई पूरा टेक ओवर करेगा फिर। मतलब सिखा के फायदा ही क्या है, जब तक आप निकल जाओगे ग्रेजुएशन के बाहर, तब तक आपका अलग ही दुनिया में जाओगे, फिर से अलग से पूरा अलग से सीखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी यही समस्या है, प्रॉब्लम है कि हम अभी फ्यूचर तो देख नहीं सकते ना कि आगे जाके कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी। तो अभी जो ज्यादा चलने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी, तो आपको पता ही है, एआई। एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, चैट जीपीटी पर बहुत सारे मतलब ये सब कर सकते हो। मतलब इतने सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि भाई मुझे यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन डाल दिया, एक एक रफ आंसर कहाँ से तो भी डाल दिया, और बोल दिया कि भाई इसी पैटर्न में मुझे जो दूसरे जो क्वेश्चन है जो भी यूपीएससी के, तो उसके हिसाब से मुझे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन अच्छे से लिख के दो एकदम। तो उससे थोड़ा रेफरेंस लेके इवन जो टॉपर्स लोग भी है अभी, टेक्नोलॉजी का यूज करने आना चाहिए बस। ये हैंग होते रहता है, काफी ज्यादा हैंग हो रहा है। A recent petition filed by law student before the Punjab and Haryana court against a private university for failing him in a course raises important questions regarding generative AI used in academy and research. The university failed the student because he used AI generated materials to submit responses in an examination. The student challenged the decision on several grounds, including the lack of sufficient evidence and violation of principle of natural justice. As the university later informed the court that they have passed him, it disposed of the petition. प्रॉब्लम था कि इसने, ऐसा बोला जाता है कि जनरेटिव एआई यूज करके इन्होंने एकेडमिक्स में यूज किया है, और बाद में इन्होंने जैसा फाइल किया कि भाई ये ग्राउंड्स कुछ नहीं है, एविडेंस नहीं है, और इनका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, तो फिर से बोल दिया भाई आप पास हो गए हो, पिटिशन रद्द कीजिए। फाइल वेदर स्टूडेंट यूज जनरेशन एआई टूल्स, जनरेटिव एआई पता रहता है क्या है? जनरेट करते हैं, आप बोलो क्रिएट एन इमेज ऑफ एन एंट विच इज डांसिंग इन द पार्क वाइल सनसेट, ये पूरा डाल दिया ना, पूरा पूरा एक इमेज जनरेट हो जाता है।
Whether a student use generative AI tools in his submissions is an inquiry conducted ideally by experts in the field. The controversy raises a broader question: how to navigate the ethical and academic challenges posed by generative AI fairly and consent. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कि भाई इसने खुद से किया है या एआई का यूज करके किया है, तो वो सबसे डिफिकल्ट होने वाला है. When used appropriately, many Gen AI tools can act as complementary resources to enrich learning and enhance communication. देखो एआई अच्छे से अगर टूल एज अ टूल यूज किया तो बहुत अच्छी बात है. आपकी जो लर्निंग है वो एनरिच कर सकता है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एनहांस भी कर सकता है. These tools can however defeat many broader goals of education when using inconsiderate ways. अब इसका ऑब्वियस से पता है कि दुधारी तलवार है, तो इसके जितने फायदे उतने नुकसान भी हो सकते हैं. Many institutions are now grappling with the challenges of generative AI generated submissions by students and researchers. Academic journals and other scientific communication platforms face a similar challenge. अब ये एक प्रॉब्लम हो गया. The response from many Indian institutions to this crisis has unfortunately been far from satisfactory. A substantial chunk of institutions continues to proceed with traditional modes of evaluation as if nothing has changed. Some institutions that are concerned about excellence in education research have gone to the other extreme to rely heavily on technology. Many indiscreetly use AI detection tools like Turnitin AI detector to penalize students and researchers. देखो एआई को डिटेक्ट करने के लिए कि भाई ये एआई है नहीं, एक और एक एआई आता है, ये जो एआई डिटेक्ट करता है कि भाई आपने एआई का यूज किया है या नहीं. As numerous scientific studies have pointed out, false positive rates are a matter of concern with respect to most AI detection tools. These tools operate on probabilistic assessments and their reliability substantially goes down when human intervention modifies as an AI-generated draft. While it may be relatively easy for a tool to detect a completely AI-authorized work, the robustness in prediction drops substantially when the output from the Gen AI tool is edited or modified by the user. It is important to understand the importance of human intervention. The decision on whether a candidate has engaged in academic malpractice has to be taken by experts in the subject area. Not much reliance should be placed on machine-generated reports. अभी वो कैंडिडेट ने यूज किया है नहीं उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि वो जनरेटिव एआई है. अभी देखते हैं, अभी पूरा इसमें तो वही बता रहे. A constructive starting point for addressing the current Gen AI crisis could be opening dialogues within institutions on what constitutes permissible AI assistance, what is not. This clarity is important as AI tools are increasingly getting integrated to widely used word processors. User AI tools for language correction, for example, without clear guidelines, students and researchers may inadvertently commit mistakes. Institution level dialogues can lead to both general and discipline specific guidelines. अभी देखो कंस्ट्रक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा कि भाई करंट जेन एआई क्राइसिस जो चल रही है, तो डायलॉग्स के साथ करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को कि भाई परमिसिबल एआई असिस्टेंस देना चाहिए, देखा जाए तो. और देना चाहिए भी क्या नहीं वो भी एक क्वेश्चन है, तो इस पर क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. अभी वर्ड प्रोसेसर्स वगैरह में तो अगर लैंग्वेज करेक्शन के लिए आप एआई यूज कर रहे हो तो ठीक ठाक है, पर अगर कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्लियर कट नहीं बोला है कि आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा एक डाउट हो जाता है. Institutions could also consider supplementing written submissions with rigorous oral examination to enable a more holistic assessment of the candidates and reduce potential misuse. है अभी जो भी प्रोजेक्ट उसने बनाया, समझो कुछ भी बनाया, ठीक है, कुछ भी रिपोर्ट बनाया, सबमिट किया, तो उसके ऊपर एक ओरल असेसमेंट रखो कि भाई सच में कैंडिडेट ने खुद से किया है या एआई से कॉपी पेस्ट मारे तो उसको कुछ आएगा नहीं. ये सही आइडिया है, बेचारे स्टूडेंट्स. This demands greater time and effort from the faculty and examiner. This needs to be factored इन द फैकल्टी वर्कलोड प्लानिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. देखो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, अभी हर एक का ओरल एग्जामिनेशन करके बैठेंगे तो उनको टाइम भी हो जाएगा, तो फैकल्टी के लिए वर्कलोड प्लानिंग रहेगा उसमें. रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक यूजीसी एंड एआईसीटी हैव अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग एआई यूज शुड आल्सो बिकम अ नॉर्म इन एकेडेमिया. देखो आप एआई का यूज कर रहे हो, इसलिए फिर कॉलेज बोल रही है कि भाई आप एआई यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि आपके जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके साथ आप नहीं चल रहे, तो फिर एक प्रॉब्लम है. अभी वो कितने हद तक यूज करना चाहिए वो भी एक प्रॉब्लम है. स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स शुड बी ऑब्लाइज्ड टू डिस्कस व्हाट टूल्स फॉर यूज इन देयर रिटर्न एंड फॉर व्हाट पर्पसेस. हाँ ये क्लियर, ये एक अच्छी बात है कि भाई आप एआई यूज करो, पर आप सीधी तरह लिख लो कि भाई हमने इमेज जनरेशन के लिए ये एआई टूल यूज किया, फिर हमने डिस्क्रिप्शन के लिए ये एआई यूज टूल किया. Based on the disclosures as well, the institutional guidelines, inquiry committees could take fair and balanced decision on AI misuse allegations. अभी AI का misuse हो रहा है कि नहीं हो, फिर उसके हिसाब से वो देखेंगे. It is also important for students and researchers to keep a record of their writings. उनका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि भाई उसका पैटर्न कैसा लिखने का. Tools such as version history in Microsoft Word can help to prove what part of the document was authored by them and what modifications were subsequently made with the AI tools. अभी बहुत सारे टूल्स आ गए कि आपने सच में ट्वीक करके इन्फॉर्मेशन डाली है या एआई यूज करके डाली है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वो वर्जन हिस्ट्री करके, ठीक है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू रिविजिट द इंसेंटिव स्ट्रक्चर विद इन एकेडमिया एंड रिसर्च, पर्टिकुलर द रिलेंटलेस फोकस ऑन पब्लिकेशन दैट प्रमोट्स अ पब्लिश और पेरिश कल्चर.
Though UGC has removed the mandatory publication requirements for the grant of a PhD degree, many institutions continue to demand publication for doctoral candidates. It is high time that we explore better modes of scientific communication evaluation that involves values quality over quantity. Comprehensive reforms can help us balance the opportunities and challenges posed by technology. देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म अगर रहा कि भाई एआई कितना हद तक यूज करना चाहिए और कितने हद तक नहीं, और उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आना चाहिए, तब एक बैलेंस बन के रह सकता है। ठीक है। चलिए फिर, मोटा मोटा तौर पर तो हो ही गया है। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। चलिए फिर, मोटा मोटा तौर पर तो हो ही गया है। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। तब तक के लिए जय हिंद।